हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल एवरीडे न्यू में। दोस्तों, आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 एग्जाम 19 मार्च सेकंड शिफ्ट का पेपर समाप्त हो चुका है और अभी तक इसके रियल प्रश्न भी आ चुके हैं। तो आइए आज की सेकंड शिफ्ट की फुल पेपर एनालिसिस देखते हैं। सबसे पहले बात करें कि आज की सेकंड शिफ्ट की पेपर की डिफिकल्टी लेवल कैसी थी, किस तरह के प्रश्न यहाँ पे पूछे गए। तो देखिए, जितने लोगों से मैंने रिव्यू लिए हैं उनमें से मैक्सिमम कैंडिडेट के कहना है कि पेपर ईजी टू मॉडरेट आए हैं। ओवरऑल पेपर ईजी टू मॉडरेट था। जो मैथमेटिक्स का आज प्रश्न पूछा गया है सेकंड शिफ्ट में, यहाँ पे इजी बताया जा रहा है। 2 से 3 क्वेश्चन की डिफिकल्टी लेवल अच्छी बताई जा रही है, जिसमें समय लगा है, बाकी करने लायक ही प्रश्न दिए गए हैं। उसी तरह से रीजनिंग में देखा जाए तो रीजनिंग में भी इजी ही लेवल रखा गया है। 2 से 3 प्रश्न वहां पे भी डिफिकल्ट थे रीजनिंग के, जिसमें यहाँ पे थोड़ा दिक्कत हुआ है, बाकी करने लायक दिए गए थे। जनरल अवेयरनेस यहाँ पे मॉडरेट बताया जा रहे हैं। जनरल अवेयरनेस में कई सारे सवाल नए भी पूछे गए, कुछ रिपीटेड भी थे और कुछ इजी भी पूछे गए हैं। करंट अफेयर देखा जाए तो करंट अफेयर 5 से 6 प्रश्न पूछे। साइंस का दोस्तों यहाँ पे 4 से 5 क्वेश्चन था और स्टैटिक जीके वाले आज बहुत ज्यादा प्रश्न पूछे हैं। हर शिफ्ट में पूछ रहे हैं, लेकिन आज उसकी संख्या काफी ज्यादा थी। देखिए, इतिहास से भी अच्छा खासा पोर्शन यहाँ पे कवर किया गया है। अटेम्प्ट की बात कर ले तो अटेम्प्ट आज कैंडिडेट के अच्छे रहे हैं सेकंड शिफ्ट में। किन्हीं ने 82 अटेम्प्ट किया है, 86 अटेम्प्ट किया है, 88 अटेम्प्ट किए हैं, 78 अटेम्प्ट किए हैं, 76 अटेम्प्ट किए हैं, 67 इस तरह से अटेम्प्ट रहे जिन जिन कैंडिडेट से आज मैंने रिव्यू लिए हैं। तो चलिए सारे क्वेश्चन आप लोग देख लीजिए। तो फ्रेंड्स, ये रहे आज के सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चन। देखिए, आज के सेकंड शिफ्ट में एक सवाल पूछा था, इजी सा सवाल है और ये रिपीटेड प्रश्न भी है। स्वर्णिम चतुर्भुज योजना किससे संबंधित है, यानी जो गोल्डन क्वाड्रिलेटरल है वो किससे संबंधित है। तो सड़क से रिलेटेड है, यानी रोडवेज से रिलेटेड है। एक प्रश्न देखिए, यहाँ पे नोबेल प्राइज से रिलेटेड पूछा गया है कि हरगोविंद खुराना को किस क्षेत्र में नोबेल प्राइज दिया गया था। तो हरगोविंद खुराना को चिकित्सा यानी मेडिसिन के फील्ड में नोबेल प्राइज दिया गया था और कृत्रिम जीन के संश्लेषण के लिए इनको यहाँ पे दिया गया था नोबेल प्राइज मेडिसिन का यानी चिकित्सा का। एक प्रश्न देखिए पूछा है फ्रेंड्स, सूर्य मंदिर यानी जो कोणार्क का सन टेम्पल है उसका निर्माण किसने करवाया है। ये पहले प्रश्न पूछे थे, आज इसी को घुमा के प्रश्न पूछा गया। आज पूछा गया कि नरसिंह देव प्रथम के द्वारा कौन सा मंदिर निर्माण किया गया है, कौन सा टेम्पल बनवाया गया है। उसमें 4 मंदिर के नाम दिए गए थे फ्रेंड्स, उसमें एक सूर्य मंदिर कोणार्क का था। तो यही करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये भी रिपीटेड प्रश्न है फ्रेंड्स, ये भी रिपीट कर गया है। सूर्य मंदिर कोणार्क का नरसिंह देव प्रथम द्वारा बनाया गया है। एक देखिए प्रश्न अच्छा पूछा है, करंट अफेयर का प्रश्न है 2019 का। माउंट एवरेस्ट पर 24 टाइम्स यानी 24 बार चढ़ाई करने वाली महिला का नाम क्या है, यानी कौन सी महिला है जो कि 24 बार माउंट एवरेस्ट पे चढ़ाई कर चुकी है। तो कामी रीता है नेपाल की, जिन्होंने 24 बार 24 टाइम्स माउंट एवरेस्ट पे चढ़ाई कर चुकी है, कामी रीता। एक देखिए प्रश्न पूछा गया है, संयुक्त राष्ट्र महासभा की पहली महिला भारतीय अध्यक्ष कौन थी। तो ये स्टैटिक जीके वाले प्रश्न है। इंदिरा गांधी ऑप्शन में था, विजया लक्ष्मी पंडित था, सुषमा स्वराज था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा विजया लक्ष्मी पंडित, जो कि प्रथम संयुक्त राष्ट्र महासभा की पहली महिला भारतीय अध्यक्ष थी। एक देखिए प्रश्न पूछा है, राजस्थान का जो सिटी है अलवर, जो जिला अलवर है, वहां से जो अक्षांश यानी लैटिट्यूड गुजरती है, पास करती है, तो वो और किस राज्य से होकर गुजरती है। यानी जो लैटिट्यूड राजस्थान के अलवर जिले से होकर गुजरती है वो दूसरे और कौन कौन से राज्य से होकर गुजरती है, ये सवाल था। ऑप्शन में हरियाणा था, सिक्किम था, उत्तराखंड था और मेघालय था। देखिए, इसमें से ज्यादातर कैंडिडेट सिक्किम लगा के आ गए हैं, जो कि यहाँ पे गलत हो जाएगा। हरियाणा से नहीं गुजरती है, सिक्किम से भी नहीं गुजरती है, उत्तराखंड से भी नहीं गुजरती है। जो अलवर यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट है, वहां से जो अक्षांश गुजरती है वो मेघालय स्टेट से होकर गुजरती है। तो मेघालय जो लगा क्या है उनका यहाँ पे सही हो जाएगा। तो देखिए, बहुत अच्छा सवाल यहाँ पे पूछ लिया गया। एक देखिए फ्रेंड्स प्रश्न पूछा गया है, NH44 कितने राज्य व केंद्र शासित प्रदेश यानी यूनियन टेरिटरी से होकर गुजरती है। जो नेशनल हाईवे 44 है वो कितने स्टेट और कितने यूटी से होकर गुजरती है। 8, 10, 12 इस तरह के 3 ऑप्शन भेजे गए फ्रेंड्स। इसका करेक्ट आंसर होता है 12। टोटल यहाँ पे 12 स्टेट और यूटी को मिला के यहाँ पे पास करते हैं NH44। जम्मू कश्मीर आपका हो गया यूनियन टेरिटरी और बाकी सारे स्टेट्स हैं। तो टोटल यहाँ पे 12 स्टेट्स और यूटीज। एक देखिए प्रश्न पूछा गया है, रेड डेटा बुक लिस्ट इंडेंजर्ड स्पीसीज यानी जो खतरे में जो जीव जंतु होते हैं उसके लिए कौन सी संस्था जारी करती है। जो रेड डेटा बुक पब्लिश किया जाता है वो कौन सी संस्था जारी करती है, इस प्रकार के प्रश्न थे। अब देखिए यहाँ पे WWF ऑप्शन में बताए जा रहे हैं, बाकी ऑप्शन नहीं मुझे मिले हैं। तो एक जो संस्था होती है IUCN, ये यहाँ पे जारी करती है रेड डेटा बुक लिस्ट इंडेंजर्ड स्पीसीज के लिए। लेकिन कैंडिडेट के कहने की ये ऑप्शन में नहीं थे, तो ये ऑप्शन में नहीं था फ्रेंड्स। तो क्या ऑप्शन में था, आप लोग चारों बताइएगा तभी इसको कंफर्म हो पाएगा। वैसे वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड होता है इसका फुल फॉर्म, तो हो सकता है कि इसके द्वारा जारी किया जा सकता है, लेकिन ये कंफर्म है फ्रेंड्स, IUCN ही जारी करती है रेड डेटा बुक लिस्ट इंडेंजर्ड स्पीसीज के लिए। एक प्रश्न यहाँ पे पूछा गया है, भारत का पहला डबल डेकर शताब्दी ट्रेन जिसका नाम यहाँ पे बताया गया है सिंघाद एक्सप्रेस, कहां से कहां तक चली, ये प्रश्न था। जो
एक चर्चा में भी रही थी डबल डेकर जो यहाँ पे सिंघाद एक्सप्रेस चलाई गई है वो कहाँ से कहाँ तक चलती है, ये प्रश्न था। मुंबई से पुणे, मुंबई से सोलापुर, इस तरह के 2 ऑप्शन भेजे गए हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा मुंबई से पुणे, मुंबई से लेकर पुणे तक जाती है सिंघाद एक्सप्रेस डबल डेकर ट्रेन। एक देखिए प्रश्न पूछ लिया गया फ्रेंड्स, मॉनेटरी पॉलिसी से रिलेटेड यानी मौद्रिक नीति जो है उसका संचालन कौन करता है? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भारत में संचालन करता है मॉनेटरी पॉलिसी का यानी मौद्रिक नीति का। एक प्रश्न पूछा गया है जैव अजैव जो यहाँ पे घटना होती है उससे रिलेटेड है, फूड चेन से रिलेटेड। जो प्राथमिक से द्वितीय फूड चेन होते हैं यानी प्राइमरी टू सेकेंडरी फूड चेन होते हैं, जो खाना लेते हैं उसमें से कितना एनर्जी कंज्यूम होता है? तो जो कोई प्राथमिक है वहां से द्वितीय कोई यहाँ पे फूड लिया इससे, तो कितने एनर्जी कंज्यूम करेगा, कितना एनर्जी वो यूटिलाइज कर पाएगा? तो जो भी यहाँ पे फूड चेन होती है फ्रेंड्स, प्राथमिक से सेकेंडरी, सेकेंडरी से टर्शियरी, ऐसे करके प्राथमिक से द्वितीय तृतीय, जो एक फूड चेन में यहाँ पे 10% ही एनर्जी ले पाती है, बाकी 90% एनर्जी वेस्ट हो जाती है, हीट के फॉर्म पे या फिर दूसरे ऊर्जा के फॉर्म में वेस्ट हो जाती है, बर्बाद हो जाती है। तो ओनली 10% ही एनर्जी कंज्यूम कर सकते हैं, तो 10% करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक देखिए प्रश्न पूछा गया है, अर्जुन पुरस्कार अगर खेल से संबंधित है तो धन्वंतरी पुरस्कार किससे संबंधित है? ये प्रश्न पूछा गया है। तो देखिए धन्वंतरी जो पुरस्कार होता है, अवार्ड होता है, वो आयुर्वेद के फील्ड में दिया जाता है, तो आयुर्वेद करेक्ट आंसर होगा। एक प्रश्न पूछा गया फ्रेंड्स, ये रीजनिंग टाइप का ही प्रश्न था, इस तरह का प्रश्न था। एक दिया गया था जो कि कैंडिडेट को याद नहीं है, तो पूछा कि दुधवा नेशनल पार्क कहाँ की है? तो दुधवा नेशनल पार्क उत्तर प्रदेश में हो जाएगा। तो ये भी रीजनिंग बेसिस वाले हैं, जनरल अवेयरनेस के प्रश्न थे। एक प्रश्न यहाँ पे पूछा गया कि ब्लड प्रेशर जो रक्तचाप होता है, कौन सी ग्रंथि कंट्रोल करती है, कौन सी ग्लैंड है जो कि इसको कंट्रोल करती है ब्लड प्रेशर को? तो एड्रीनल ग्लैंड से जो इसको कंट्रोल करती है। अगर ए ऑप्शन में होगा फ्रेंड्स तो करेक्ट हो जाएगा, अगर ए ऑप्शन में नहीं होगा, कुछ दूसरा वहां पे 4 ऑप्शन दिया गया होगा, तो उसके अकॉर्डिंग आपको सही करना था। तो आप लोग जो एग्जाम दे के आए हैं बताइएगा कि एड्रीनल ग्लैंड वहां पे ऑप्शन में था या फिर नहीं था, एड्रीनल ग्रंथि। एक प्रश्न देखिए फ्रेंड्स, केमिस्ट्री का भी पूछा गया है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला पूछ लिया गया क्या कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला क्या होता है? तो CaSO4 इंटू हाफ H2O इसका फॉर्मूला होता है, CaSO4 इंटू हाफ H2O प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला। एक प्रश्न पूछा गया, सर्व शिक्षा अभियान किस प्रधानमंत्री ने शुरू किया था, यानी कौन से प्राइम मिनिस्टर थे जिन्होंने लॉन्च किया था सर्व शिक्षा अभियान? तो 2000 ईस्वी से लेकर 2001 ईस्वी में यहाँ पे शुरुआत किया गया था सर्व शिक्षा अभियान का। तो अटल बिहारी वाजपेयी उस समय प्राइम मिनिस्टर थे जिनके द्वारा यहाँ पे सर्व शिक्षा अभियान लॉन्च किया गया था। एक प्रश्न पूछा गया है, मच्छर यानी मॉस्किटो के काटने से कौन सी बीमारी होती है? अब यहाँ पे हैजा दिया गया था, निमोनिया दिया गया था, फाइलेरिया दिया गया था। देखिए हैजा तो होती नहीं है मच्छर के काटने से, निमोनिया भी नहीं होती है, नॉर्मल जो बीमारी यहाँ पे मलेरिया हो गया और डेंगू हो गया, ये सारे ऑप्शन में थे ही नहीं, तो फाइलेरिया ऑप्शन में था फ्रेंड्स, फाइलेरिया हो जाता है, मच्छर के काटने से ही फाइलेरिया भी होता है, तो फाइलेरिया जो लगा के आए उनका सही हो जाएगा। एक प्रश्न देखिए पूछा है, सिंपल सा सवाल है कि आंवला में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो जो खट्टे फल होते हैं या फिर जो खट्टे चीज होते हैं उसमें विटामिन सी पाई जाती है। एक प्रश्न पूछा गया आज इतिहास का, और अच्छा प्रश्न है दोस्तों, इसकी डिफिकल्टी लेवल ये लोग बढ़ा के रखे। देखिए समुद्रगुप्त की शिलालेखों की ऊंचाई कितनी है, ये प्रश्न पूछा गया। तो देखिए जो डीपली पढ़े होंगे वही कैंडिडेट इसका जवाब दे सकते हैं। 35 फीट, 40 फीट, इस तरह के करके ऑप्शन थे। ज्यादातर कैंडिडेट इसमें 35 फीट ही लगा के आए हैं, और मुझे भी लगता है फ्रेंड्स कि 35 फीट इसका आंसर हो सकता है, लेकिन मैं कंफर्म नहीं बता सकता कि 35 फीट ही होगा। आप लोग जरूर बताइएगा किन्हीं को मालूम होगा तो, कि समुद्रगुप्त की जो शिलालेख है उसकी हाइट कितनी है, उसकी ऊंचाई कितनी है? तो 35 फीट, 40 फीट, इस तरह के ऑप्शन थे। एक प्रश्न पूछा गया है, निम्न ज्वार भाटा जो टाइड्स आते हैं समुद्र में, तो वो सबसे कम जो टाइड्स आता है निम्न ज्वार भाटा वो कब होता है? तो जब सूर्य यानी सन और मून पृथ्वी के समकोण बनाती है, इससे 90 डिग्री पे जब बनाएगा, जो सन है वो भी 90 डिग्री पे और मून है वो भी 90 डिग्री पे अगर बनाएगा, तब ऐसे केस में निम्न ज्वार भाटा उत्पन्न होती है। तो निम्न ज्वार भाटा में ये हो जाएगा समकोण, यानी 90 डिग्री पे जब मून और सन बनाएगा अर्थ से, तभी निम्न ज्वार भाटा होगा उत्पन्न। एक प्रश्न पूछा गया है, अलग राज्य यानी दूसरे राज्य के गठन के लिए किस अनुसूची शेड्यूल में बताया गया है? तो कौन से शेड्यूल के अकॉर्डिंग दूसरे राज्य का गठन किया जा सकता है, यानी कोई अलग राज्य का गठन किया जा सकता है? तो अनुसूची 1 में यानी शेड्यूल 1 में इसके बारे में बताया गया है, राज्य और जो केंद्र शासित प्रदेश और ये सब है उसके बारे में। तो अनुसूची 1 हो जाएगा। और द्वितीय अनुसूची है जिसमें वेतन के बारे में बताया गया है, जितने भी यहाँ पे हैं, तो इसके बारे में भी पूछ लिया गया था। सेकंड अनुसूची के बारे में भी 2-3 दिन पहले ही पूछा था, द्वितीय अनुसूची के बारे में। एक देखिए प्रश्न पूछा गया है, राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश कितने समय तक रहता है? अध्यादेश राष्ट्रपति जारी कर सकते हैं, तो जो राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करते हैं वो कितने समय तक रहता है? तो देखिए अध्यादेश 6 सप्ताह 6 वीक्स तक जारी करते हैं, लेकिन
मैक्सिमम अगर बात करें तो 6 महीने तक ये रह सकता है। तो इस तरह के ऑप्शन ही दिए गए थे, 6 महीने 6 सप्ताह, 6 महीने 5 सप्ताह, 5 महीने 6 सप्ताह, ऐसे करके ऑप्शन था। तो इसका ए वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा सही, 6 महीने और 6 सप्ताह। एक देखिए प्रश्न पूछा है, नागालैंड की स्थापना कब हुई है और डेट के साथ पूछी गई थी। तो नागालैंड की स्थापना 1 दिसंबर 1963 ईस्वी को हुई है। देखिए फ्रेंड्स, अगर इसकी स्थापना की बात करें तो 30 नवंबर 1963 को ही हो चुकी थी, लेकिन इनॉग्रेशन इसका 1 दिसंबर 1963 को हुआ था। अब ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको चलना था कि ऑप्शन में 1 दिसंबर 1963 दिया था या फिर 30 नवंबर 1963 दिया था। तो आप लोग बताइएगा, 1 दिसंबर 1963 दिया गया होगा तो करेक्ट होगा, और 30 दिया गया होगा तो ये वाला करेक्ट हो जाएगा। एक देखिए प्रश्न पूछा था, भारत की कौन सी भौगोलिक क्षेत्र में नहीं आता है। पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट, इस तरह से दो ऑप्शन भेजा गया। तो पूर्वी घाट है ईस्टर्न घाट, वो भारत के भौगोलिक क्षेत्र में आता है। पश्चिमी घाट है वेस्टर्न घाट, वो भी भारत की भौगोलिक क्षेत्र में आता है। तो दोनों ही ऑप्शन है वो की आते हैं भौगोलिक क्षेत्र में। एक देखिए प्रश्न पूछा है, विश्व का सबसे पहला कंप्यूटर का नाम क्या था। अब देखिए ये पहले भी प्रश्न पूछा है, लेकिन आज जो प्रश्न पूछा गया फ्रेंड्स, उसका आंसर पूरा फुल फॉर्म के तौर पे दिया गया था, एक्सपेंडेड फॉर्म में दिया गया था। तो पहले भी एक शिफ्ट में प्रश्न पूछा था जिसका आंसर हो जाता है एनिएक करके, पहला कंप्यूटर। और अभी एनिएक ना ऑप्शन में देखे, ऑप्शन में दिया था इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। तो देखिए इसी का फुल फॉर्म है और यही दे दिया गया था, पूरा एक्सपेंडेड फॉर्म दे दिया गया था ऑप्शन में, 4 एक्सपेंडेड फॉर्म, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। तो ये जो लगा के आए हैं उनका सही हो जाएगा। एक देखिए प्रश्न पूछा है, हड़प्पा सभ्यता के सिक्के किस आकार के थे, ये प्रश्न पूछा। और आज फर्स्ट शिफ्ट में पूछा था फ्रेंड्स कि द ग्रेट बात होता है, यानी कि स्नानागार है मोहनजोदड़ो का, वो किस आकार का है। तो वो तो रेक्टेंगुलर हो जाएगा, आयताकार हो जाएगा स्नानागार। लेकिन आज पूछा कि हड़प्पा सभ्यता के सिक्के किस आकार के थे, त्रिभुजाकार, ट्रेंगुलर, वृत्ताकार मतलब सर्कुलर, षष्ठाकार यानी यहाँ पे आपका 6 फेस वाला हो गया, उस टाइप का, वर्गाकार यानी कि स्क्वायर, किस फॉर्म में होते थे सिक्के। अब आप लोग इसको बताइएगा कि क्या इसका आंसर हो सकता है, जरूर कमेंट सेक्शन में इसका जवाब दे सकते हो, क्योंकि मैंने सर्च किया तो यहाँ पे कुछ अलग अलग बता रहे हैं, वृत्ताकार भी बताया जा रहा है, षष्ठाकार टाइप का भी बताया जा रहा है, वर्गाकार भी बताया जा रहा है। तो आप लोग बता सकते हो कि हड़प्पा सभ्यता, क्लियरली क्वेश्चन में मेंशन थे हड़प्पा सभ्यता, तो यहाँ पे बता सकते हो कमेंट में। एक देखिए फ्रेंड्स प्रश्न पूछा है, हेनरी लॉरेंस ने कौन सा युद्ध लड़ा था। चौसा का युद्ध ऑप्शन में था, हल्दी घाटी का युद्ध था, प्लासी का युद्ध दिया गया था। अब फ्रेंड्स यहाँ पे इसका भी आंसर मुझे नहीं मिले हैं, तो जिनको पता होगा जरूर कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। अब हेनरी लॉरेंस था या फिर कोई और था, इसी तरह का सवाल दोस्तों आज पूछ लिया गया है। एक प्रश्न पूछा गया है, अंतरराष्ट्रीय सैन्य बल खेल, देखिए अंतरराष्ट्रीय सैन्य बल खेल कहाँ पे आयोजित होगा। तो जैसलमेर में आयोजित किया जाएगा अंतरराष्ट्रीय सैन्य बल खेल। एक प्रश्न पूछा फ्रेंड्स यहाँ पे कला से रिलेटेड, फुलकारी कला किस राज्य की है। तो फुलकारी जो कला है वो पंजाब राज्य से बिलोंग करती है, तो पंजाब। एक प्रश्न पूछा गया, उपराष्ट्रपति की उम्मीदवार कमला हैरिस, जो यूएसए की उपराष्ट्रपति की उम्मीदवार बनी थी कमला हैरिस, भारत के किस राज्य की नहीं, पूछा गया था कि किस जिले की हैं, किस जिले की हैं, डिस्ट्रिक्ट की हैं। तो राज्य की बात करें तो तमिलनाडु की हैं, और डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो तमिलनाडु की एक डिस्ट्रिक्ट है नागपट्टिनम, तो यहाँ की कमला हैरिस हैं ओरिजिनली। तो उपराष्ट्रपति की जो उम्मीदवार हैं कमला हैरिस, वो भारत की किस डिस्ट्रिक्ट से निवास करती हैं, किस डिस्ट्रिक्ट की मूल निवासी थी, तो नागपट्टिनम। और स्टेट की बात करें तो तमिलनाडु। एक देखिए प्रश्न पूछा है फ्रेंड्स ऑड वन आउट का, कोल्ड दिया गया था, आइस दिया गया था, स्नो दिया गया था और ग्लेशियर दिया गया था। इसमें से पूछा था कि ऑड वन कौन सा हो जाएगा। तो आइस, स्नो और ग्लेशियर ये तीनों एक प्रकार के हैं, लेकिन कोल्ड यहाँ पे अलग हो जाएगा। तो कोल्ड दोस्तों यहाँ पे अलग हो जाएगा ऑड वन आउट में। एक प्रश्न पूछा है, गदर पार्टी की स्थापना कब और कहाँ पे हुई थी। तो ये भी प्रश्न पूछा गया है कि गदर पार्टी की स्थापना कब हुई थी और किसने की थी, कहाँ पे की थी। ये सारे प्रश्न पहले भी आ चुके हैं। तो गदर पार्टी की स्थापना कब हुई है, तो 1913 ईस्वी में हुई है। कहाँ हुई है, तो यूएसए के सैन फ्रांसिस्को शहर में हुई है। और किसके द्वारा की गई है, तो लाला हरदयाल द्वारा की गई थी गदर पार्टी की स्थापना। एक देखिए प्रश्न पूछा गया फ्रेंड्स, स्टील डस्टबिन किस पीएसयू ने बनाया है। जो स्टील की डस्टबिन है वो किस पीएसयू ने बनाया है, शुरुआत किया है इसका। तो स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड ने बनाया है स्टील डस्टबिन। एक प्रश्न पूछा गया फ्रेंड्स, IBM 370 किस जनरेशन की कंप्यूटर है। अब देखिए कंप्यूटर से काफी सारे सवाल पूछे हैं और कई बार बहुत सारे सवाल रिपीट भी हुए हैं, लेकिन इस तरह के सवाल पूछ रहे हैं जो कि दोस्तों काफी डिफिकल्ट है जवाब देना है सारे। अगर नहीं पढ़े हैं तो वो जवाब ही नहीं दे सकते, इसका गलत ही लगा के आ जाएंगे, या फिर कुछ अच्छा रहा उनका भाग्य तो ठीक भी हो जाएगा। तो देखिए ऑप्शन में था सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन, इस तरह के दिए गए थे। अब देखिए IBM 360 एक कंप्यूटर थी,
उसका दोस्तों यहाँ पे थर्ड जनरेशन बताया जाता है और इसी का सक्सेसर है IBM 370। तो इसका तो मुझे कंफर्म आंसर नहीं मिला फ्रेंड्स, लेकिन ज़्यादा चांस है कि इसका फोर्थ जनरेशन हो सकता है, क्योंकि एक IBM 390 कंप्यूटर है, उसका जनरेशन फिफ्थ बताता है, उसका जनरेशन सर्च करने पे फिफ्थ बता रहा है। IBM 360 का जनरेशन थर्ड बता रहा है। तो बीच में एक कंप्यूटर बनी थी IBM 370, तो IBM 370 हो सकता है कि फोर्थ जनरेशन का ही हो सकता है। तो आप लोग भी बता सकते हो, जिनको अगर करेक्ट पता होगा कि IBM 370 किस जनरेशन की कंप्यूटर है, कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। तो टोटल लगभग 34 क्वेश्चन मुझे मिले हैं फ्रेंड्स। आप लोगों ने लेवल देखा, लेवल अच्छा था जनरल अवेयरनेस का। डिफिकल्ट प्रश्न भी यहाँ पे डाले गए, इजी और रिपीटेड प्रश्न भी आज डाले गए हैं। मैथमेटिक्स की बात कर लें तो मैथमेटिक्स तो आज इजी बताई जा रही है और रीजनिंग भी आज इजी बताई जा रही है। ट्रिगोनोमेट्री से 2 से 3 सवाल आए और डायरेक्ट वैल्यू वाला भी आया था, जैसे 10 255 डिग्री ऐसे करके प्रश्न पूछे कि इसका वैल्यू क्या होगा। मेंसुरेशन की बात करें तो 3 क्वेश्चन मेंसुरेशन से आए। ज्योमेट्री से 1 से 2 सवाल आए हैं। SI CI वाले 1 सवाल आए। परसेंटेज का 2 सवाल आया है। टाइम एंड वर्क से 2 से 3 क्वेश्चन। प्रॉफिट एंड लॉस से 1 से 2 सवाल। SI CI वाले 1 क्वेश्चन। नंबर सिस्टम की बात करें तो 1 क्वेश्चन। सिंप्लीफिकेशन और बोर्ड मास को मिला के 2 क्वेश्चन। स्पीड टाइम डिस्टेंस का 1 क्वेश्चन। मीन मीडियन मोड की बात करें तो 1 सवाल। DI से दोस्तों कोई भी क्वेश्चन यहाँ पे नहीं बताया जा रहा है। अलजेब्रा की बात करें तो 3 क्वेश्चन। LCM HCF से 2 क्वेश्चन। रेशियो एंड प्रोपोर्शन से डायरेक्ट 1 क्वेश्चन आया है। रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग में कथन निष्कर्ष पूर्व धारणा से मिला के लगभग 2 सवाल। सिलोगिज्म वाले 2 क्वेश्चन। पजल यानी सिटिंग अरेंजमेंट की बात करें तो लगभग 3 सवाल इससे रिलेटेड आज पूछे हैं और तीनों अलग अलग थे। सीरीज की बात करें तो 3 से 4 क्वेश्चन पूछेंगे सीरीज का। ब्लड रिलेशन से 2 सवाल आया है और एक डिफिकल्ट और एक दोस्तों इजी ही आया था। वेन डायग्राम की बात करें तो कोई क्वेश्चन नहीं बताया जा रहा वेन डायग्राम का। एनालॉजी से 2 से 3 सवाल आया है। मैथमेटिकल ऑपरेशन से 1 से 2 सवाल आए हैं। अल्फाबेटिकल और मिसिंग नंबर जो होते हैं उससे रिलेटेड 2 क्वेश्चन आए हैं। तो ये फ्रेंड्स आज की सेकंड शिफ्ट की पेपर एनालिसिस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ जरूर आप लोग शेयर कर दीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा रेलवे भर्ती की पल पल की अपडेट के लिए।